नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले धीरे धीरे माहौल गर्मा रहा है। कई ऐसे पहलवान हैं जो अखाड़े में कूदने को तैयार हैं। कई तो अभी से ही जनता की परिक्रमा कर रहे हैं। गणेश परिक्रमा तो आपने सुना होगा, जनता की परिक्रमा कर रहे हैं। और कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो अभी से ही अपने निशान छोड़ते जा रहे हैं, ये दिखाते जा रहे हैं कि वो लड़ेंगे। जो पहले हार गए थे वो कितनी मजबूती के साथ कमबैक कर रहे हैं, और जो जीते हुए हैं उनका पलड़ा अभी के समय में कितना भारी है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। आज जिन विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, ऐसे तो बहुत विधानसभा सीटें हम बारी बारी कर हर वीडियो में चर्चा करते हैं। आज 4 विधानसभा सीटों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। सुल्तानगंज विधानसभा सीट, परिहार विधानसभा सीट, हिलसा विधानसभा सीट और करगहर। यानी कि सुल्तानगंज जो कि भागलपुर जिले में है, परिहार जो कि सीतामढ़ी जिले में है, हिलसा जो कि नालंदा जिले में है और करगहर जो कि रोहतास जिले में। शुरुआत करते हैं क्योंकि सावन का महीना है। शुरुआत हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें जी, इसके पहले बिहार की एक झलक देख लें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोतिहारी आए थे और प्रधानमंत्री की लगातार यात्रा बिहार में लग रही है। हर महीने एक हो ही रही है। हर महीने एक हो ही रही है और इसकी तैयारी है कि हर प्रमंडल में उनकी यात्रा चुनाव घोषित होने के पहले हो जानी है। और आपने कल देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कल नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कोई चूक नहीं की थी। तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने कल जंगल राज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वह बहुत ही गंभीर है, वह बहुत ही गंभीर है। देखिए, एनडीए अब नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं और सुबह सुबह हैंडल एक्स पर ट्वीट कर दे रहे हैं। तो सरकार को भी यह बात समझ में आ रही है कि माहौल क्या है। यदि आप सी वोटर के पोल ट्रैकर को देखें तो तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नंबर 1 है और नीतीश कुमार लगातार पिछड़ रहे हैं, कभी आगे हुए नहीं हैं। हाँ, इतने सर्वेस में नीतीश कुमार का जो बुनियाद जहां से पोल ट्रैकर ने काम शुरू किया उससे भी नीचे जा रहे हैं और प्रशांत किशोर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की टक्कर, पहले स्थान पर तेजस्वी यादव, दूसरे स्थान पर प्रशांत किशोर और फिर नीतीश कुमार। तो यह दिखाई पड़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि देखिए चुनाव इस तरीके से त्रिकोणीय है, लेकिन एनडीए सरकार को इस बात का एहसास है कि बिहार में वोट खरीदने होंगे नेशनल ट्रेंड के हिसाब से, कि यदि एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करना है और यदि आपका नेतृत्व, आपका नेता पिछड़ रहा है, तो अभी क्या रिवाज चल रहा है। आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने दिल्ली में देखा कि वोट खरीद लो, आपने हरियाणा में देखा वोट खरीद लो। तो नीतीश कुमार ने शुरुआत की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। आपको इस बात का याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि 400 रुपए का पेंशन, इस पर आवाज उठती रही थी 5 वर्षों से कि यह 400 रुपए का पेंशन मुनासिब नहीं है, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। लेकिन सरकार की नजर कब गई, जब चुनाव करीब आया और जब तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने हल्ला बोलना शुरू किया। तेजस्वी यादव अब भी कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं सरकार नकल करती है। 1100 रुपये पेंशन हो गया, प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम आएंगे तो 2000 रुपये हो जाएंगे। ठीक ऐसी ही बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। फिर आप देखिए, आप तो विधानसभा को कवर करते रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था हम मुफ्त बिजली के पक्षधर नहीं है और 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे दी। अब चुनाव आया तो सरकार के खजाने की क्या स्थिति है यह भी आपको पता है। तो सरकार के खजाने में बहुत पैसे नहीं है, लेकिन आप वोट खरीदना चाह रहे हैं, आगे महिलाओं के लिए भी आप कुछ करेंगे, उनके खाते में भी पैसा भेजेंगे, क्योंकि ये रास्ता ही सिर्फ आपके पास बच रहा है। फिर भी हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं आलोक जी कि यदि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो खबरें चल रही है और जिस तरीके से यह मैसेज पब्लिक में ट्रैवल कर रहा है, चुनौती गंभीर होगी। ये तो आप भी कहते हैं, हमने आपके अजीत द्विवेदी शो में सुना कई बार, आपने भी और अजीत द्विवेदी ने कहा है कि वो उस बुद्धिमत्ता में नहीं है। अगर हम हिंदी में हाँ, इकबाल वो तो दिख नहीं रहा है ना। नहीं, और उस बुद्धि में भी, हाँ, निर्णय क्षमता ठीक है, तो इस पे तो कह रहा हूं, उस वक्त वर्ड पर भी नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन
वैसी बुद्धि उनकी नहीं नहीं, है। मैं अचेतावस्था में नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं तेजस्वी यादव के वर्ड्स को कह रहा था। हाँ ठीक है, मैं अचेतावस्था में नहीं मानता लेकिन हूँ। वो भी नहीं है नीतीश कुमार जिसके लिए जाने आते थे। हाँ, जिसके लिए जाने जाते थे। और देखिए उड़ीसा का चुनाव याद कीजिए, उड़ीसा में नवीन पटनायक से लोगों को बैर नहीं था। वो पोडियम पर थरथराता हुआ। हाँ नहीं, हाँ नवीन पटनायक से बैर नहीं था और भाजपा से प्रेम नहीं था, लेकिन नवीन पटनायक की एक तस्वीर आई जिसमें उनके हाथ कांपते हुए दिखे और एक व्यक्ति ने पोडियम से हटाकर साइड कर दिया। हाँ, तो इसके बाद ही उनका जो ग्राफ है, और फिर हम करें, आप वोट खरीद रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की यूएसपी रही है कानून व्यवस्था। और जो भय का माहौल बन रहा है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, वह भय पैदा कर रहा है, वह भय पैदा कर रहा है। और लोगों को यह लग गया कि जान माल की हिफाजत करने में सरकार फेल हो रही है, तो आपकी सारी घोषणाएं, आपकी सारी खरीदगी खत्म हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है ना। और एनडीए के भीतर भी घमासान आप देख ही रहे हैं, चिराग पासवान के बोल क्या हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि नीतीश कुमार का जो वोट बिगड़ेगा, वह वोट तेजस्वी यादव को प्राप्त नहीं होगा, वह वोट तीसरा रास्ता भी तलाश सकता है। तो इस हिसाब से चुनाव त्रिकोणीय, या उसमें कुछ डाइवर्जन हो भी नहीं। डाइवर्जन आप देखिए, ए टू जेड की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना तेजस्वी यादव आधार वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मल्लाक उन्होंने साथ किया है, कुशवाहा राजनीति पर काम कर रहे हैं, धानुक राजनीति पर काम कर रहे हैं, इन तमाम राजनीति पर काम कर रहे हैं, कुर्मी राजनीति पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वह देखिए, तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि 2025 यदि हम नहीं जीते तो फिर भविष्य के रास्ते कितने कठिन हैं। और चिराग पासवान भी इसलिए लगे हैं, यदि हम 2025 में स्थापित नहीं हुए तो नए नेतृत्व की जो पांथ है, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं, प्रशांत किशोर हैं, कहीं हम छूट न जाएं, मतलब पंगत में बैठ ना हाँ, पाए। उस पंगत में बैठ ना पाए। इसलिए मतलब बिहार के सच को बोलना पड़ रहा है, जिसकी हिम्मत दूसरे नेता नहीं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर लगातार बोल रहे हैं चिराग पासवान। तो खैर, यह बिहार का परिदृश्य। अब आप विधानसभा सीटों की बात करेंगे, जहां से अभी लोग जल भर कर कांवड़ लेकर जा रहे हैं देवघर। सावन का महीना चल रहा है। उस सुल्तानगंज नगरी की बात कर रहे हैं। बाबा अजगैबी नाथ है वहां पर, सुल्तानगंज सीट, जो कि भागलपुर जिले में पड़ता है। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र, ठीक आपने कहा, वहां बाबा अजगैबी नाथ वहां विराजते हैं। सबसे पहले हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको ही जल दिया हाँ, उनको प्रणाम करते, उनसे जल प्राप्त करते हैं, और फिर हम देवघर जाते हैं। तो उनको प्रणाम करते हुए बिहार के तमाम लोगों को उनका आशीर्वाद मिले, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति सुधरे, इसकी कामना करते हैं। तो देखिए, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। और यदि सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का इतिहास देखेंगे तो वहां जिस पार्टी का विधायक जीता है, उस पार्टी के नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह इतिहास है। ठीक है ना। 2000 में जब 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी ही पार्टी के विधायक ने सुल्तानगंज में जीत हासिल की थी। तो इस इतिहास का स्मरण करना चाहिए। और सुल्तानगंज के बारे में एक बात कही जाती है कि वह मिनी नालंदा है। नालंदा को हम कुर्मिस्तान कहते हैं। अब देखिए, जो नीतीश कुमार ने जो सोशल इंजीनियरिंग की, जो लवकुश जमात की राजनीति की, अब उसमें बहुत विभाजन है। लेकिन पहले क्या कहा जाता था? कुर्मी, कोयरी, धानुक, गंगोता सब एक है। लेकिन अब कुर्मियों की चाल अलग है, धानुक की चाल भी अलग दिख रही है, कुशवाहा में फूट पड़ी हुई है, और गंगोता में भी राजनीति है। तो सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा होता है कुर्मियों और धानुक में कि संख्या किसकी भारी। धानुक कहते हैं हमारी संख्या भारी, और कुर्मी कहते हैं हम अधिक है। संख्या कुछ ही अधिक है, लेकिन हम अधिक है। और इधर के चुनावों में आप देखेंगे, जैसे हम 2020 के नतीजे की बात कर ले, कि यहां जेडीयू के ललित नारायण मंडल चुनाव जीते हैं। ठीक है। ये जाति से धानुक है। 2015 में सुबोध राय चुनाव जीते थे। देखिए, 2015 में यह भी जेडीयू के नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। 2020 में जेडीयू ने जीत हासिल की, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। तो ललित नारायण मंडल जेडीयू के 72,823 मत लाकर चुनाव जीते थे।
और ललन यादव कांग्रेस वाले फैंसी नेता है, याद होगा आपको, जी ललन कुमार जी यूथ कांग्रेस वाले, जी खगड़िया के रहने वाले हैं मूल रूप से, लेकिन उन्होंने कर्म स्थल बनाया सुल्तानगंज को। वह 61,258 मत लाकर चुनाव हार गए, ठीक है ना। जी अब देखिए, यदि तेजस्वी यादव के नजरिए से जो आरजेडी में डिकोड किया जा रहा है कि यहां हार क्यों हुई, यहां कुर्मी धानुक गंगोता सब जमा हो गए, जबकि हम कुर्मी धानुक में डिवीजन पैदा कर सकते हैं, इस हिसाब से 2025 की रणनीति बन रही है। 2015 में सुबोध राय चुनाव जीते थे जेडीयू के 63,345 मत लाकर, और यहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, देखिए 2015 में महागठबंधन था, नीतीश लालू कांग्रेस साथ में थे, तो सुबोध राय जीते 63,345 मत लाकर जदयू के उम्मीदवार के तौर पर। हिमांशु प्रसाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तब एनडीए में थी और आरएलएसपी थी। वह 49,312 मत लाकर चुनाव हार गए थे। और ललन यादव इंडिपेंडेंट लड़ गए थे, 14,073 मत लाए थे, तो 14,033 मतों से सुबोध राय चुनाव जीते थे, ठीक है। अब देखिए, आरजेडी के नजरिए से देखते हैं, आरजेडी का इतिहास देखते हैं, तो 2010 में यहां से आरजेडी से रामावतार मंडल चुनाव लड़े थे और हारे थे। अब क्या हो रहा है, जो हमने कहा कि इसे मिनी नालंदा कहा जाता है, कुर्मी धानुक में तेजस्वी यादव ने चाल तो चल ही दी है कि कुशवाहा में भी फूट और कुर्मी धानुक में भी तनातनी। आपने देखा मंगनीलाल मंडल को अध्यक्ष बनाया जी। तो तेजस्वी यह समझ रहे हैं इस बार आरजेडी इस सीट को लड़ने के लिए कांग्रेस से आरजेडी के खाते में चाहती है, कांग्रेस नहीं, आरजेडी को यह लड़ने को सीट दो और हम यहां उम्मीदवार लड़ाते हैं। तो हम यहां उम्मीदवार लड़ाते हैं तो किसको लड़ाते हैं, यादव को लड़ाएं कि कुर्मी को लड़ाएं। तो यादव तो साथ हैं ही, मुसलमान साथ हैं ही, और यहां देखिए मुसलमानों की संख्या ठीक है, यादवों की संख्या ठीक है, कुर्मी धानुक की संख्या ठीक है, गंगोता की संख्या ठीक है। तो यादव को लड़ाएं तो फिर कुर्मी धानुक एक हो जाएंगे और धानुक के खिलाफ कुर्मी को लड़ा दें तो यादव मुसलमान कुर्मी यदि एक हो जाएं तो फिर जीत भी सकते हैं। इस रणनीति पर भी काम चल रहा है, क्योंकि मिनी नालंदा, ठीक है ना। तो लड़ाई तो हर तरीके से लड़ी जाती है ना। अब जब आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट हम देखते हैं, देखिए जेडीयू की यदि हम बात कर ले पहले, यदि जनता दल यूनाइटेड की आप बात करें, क्योंकि यह सिटिंग सीट है, जीती हुई सीट है, तो ललित नारायण मंडल जो जीते हुए विधायक है वह स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़े दावेदार, हाँ सबसे बड़े दावेदार है। लेकिन जो जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं वह जाति से कुर्मी है, ललित नारायण मंडल धानुक, और विपिन बिहारी जेडीयू के जिलाध्यक्ष कुर्मी है, वह अपनी पत्नी बीनू बिहारी के लिए टिकट चाहते हैं। मतलब कुर्मी धानुक यहां आमने सामने हैं। और एक संजीव कुमार हैं, यह भी ललित मंडल बिहार के गांव के ही हैं, यह भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अब देखिए, जब आरजेडी में बात शुरू हुई कि सुल्तानगंज सीट को हम अपने खाते में ले लें कांग्रेस से, तो आरजेडी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव सबसे पहले इनके नाम की चर्चा शुरू हुई। लेकिन इनका ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि भट्टा ही बैठ गया। बहुत कुछ गंदगी दिखाई पड़ गई, गेम चेंजर, हाँ बहुत कुछ गंदगी दिखाई पड़ गई, ठीक है ना। और जब चंद्रशेखर यादव की चर्चा होती है तो सुल्तानगंज में जो ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट है, एक कोई महिला है जायसवाल, उनके नाम साथ जुड़ने लगते हैं। अब यह क्यों जुड़ता है नहीं जुड़ता है मुझे नहीं पता, तो वो जाने, हाँ वो जाने, ठीक है ना। तो तेजस्वी यादव को लगा कि जब देखिए अब यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, तो तेजस्वी यादव और संजय यादव ने जब यह कुछ महीने पहले उधर की यात्रा पर थे और कुर्मी धानुक, धानुक बनाम कुर्मी, कुर्मी बनाम धानुक यादव संघ में इस रणनीति को समझा, तो इन्होंने एक कुर्मी नेता को अपने साथ कर दिया जो पहले से उस क्षेत्र में सक्रिय है। उनका नाम है चंदन कुमार सिन्हा उर्फ राजीव पटेल। पढ़े लिखे हैं। आजकल आप कहते ही हैं कि भाई यह लालू यादव का आरजेडी नहीं है, यह तेजस्वी यादव का आरजेडी है। और तेजस्वी यादव, हाँ तेजस्वी यादव वैसे उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं जो मुरेठा बांधकर आतंक ना फैलाए, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज लहरिया कट ना चले कोई वायरल वीडियो के कारण। अब देखिए चंद्रशेखर यादव के खिलाफ कई प्रखंड अध्यक्षों ने लिख करके भेज दिया है। तो ये चंदन कुमार
सिन्हा उर्फ राजीव पटेल जो हैं वेलफेयर ट्रस्ट भी चलाते हैं। ये पत्रकार और स्तंभकार भी हैं दिल्ली के अखबारों में, पैनलिस्ट भी हैं। और इनकी पत्नी जो है, इन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया है। इनकी पत्नी जो है उनका नाम शायद डॉक्टर सोनी भगत बताया जाता है। तो उस समीकरण को जोड़ने की कोशिश है कि यहाँ जो वैश्य वोट है वह कुर्मी, धानुक, मुस्लिम, यादव के बाद जो शाह वोट है, वैश्य वोट है, वह अधिक है। और यहाँ एक शिवाजी सेना भी बड़ा एक्टिव है। तो शिवाजी सेना का भी समर्थन लोग कहते हैं कि चंदन कुमार सिन्हा और राजीव पटेल को मिला हुआ है। और पंचायत में कुर्मियों का गांव बिल्कुल एक रास्ते में है। और वहां यह सेना जो है सामाजिक कामों में, शैक्षिक कामों में बहुत सक्रिय है। और जैसा संजय यादव चाहते हैं, जैसा तेजस्वी यादव चाहते हैं, माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, शायद प्रशांत किशोर की टीम में किसी लड़के ने पहले काम किया होगा जो एक्सपर्ट होगा, तो एक एक बूथ की जानकारी तैयार इकट्ठा की गई है। तो यहाँ आरजेडी की स्थिति ये है। लेकिन कांग्रेस क्यों सीट छोड़े? बात सही हाँ, है। बात क्यों छोड़े? सीट है। हाँ, नहीं सिटिंग नहीं है, मतलब मतलब 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर रहे हैं। तो ललन यादव फिर से वहां अब चुनाव आया है तो ज्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं। आनंद माधव जानते ही हैं, हम और आप जानते हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं और कांग्रेस में जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें भी शामिल है। और सारे पत्रकार मित्र हैं, भागलपुर के ही रहने वाले हैं। पहले नाथनगर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार जानकारी है कि यह सुल्तानगंज से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। और कांग्रेस का मूड क्या है यह भी आप जान रहे हैं। राजेश मिश्रा अमेरिका में भी रहे और उपचुनाव में याद होगा कि यह तारापुर से कांग्रेस का टिकट चाहते थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया था, फिर भी लड़ गए थे। तो इनका पोस्टर बैनर भी सुल्तानगंज में दिखाई पड़ रहा है। और पोस्टर बैनर में किसकी तस्वीर लगा दी, इस पर भी विवाद हो गया है। आजकल तो इस पर भी विवाद हो जाता है कि आपने मुझसे बिना पूछे, क्योंकि हर पार्टी में खेमेबंदी और गुटबंदी होती है। अब जनसुराज पार्टी की बात कर लीजिए। जनसुराज पार्टी की बात जो है उसमें राकेश यादव, प्रशांत किशोर तो हर जगह एक फैक्टर बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसकी जीत, किसकी हार, खुद की जीत, दूसरे की हार। तो राकेश यादव हैं, एक अनिल मंडल है जो मुखिया हैं, एक विपिन कुमार है, यह आरसीपी सिंह के आदमी है। आरसीपी सिंह अब जनसुराज में आ गए हैं, तो विपिन कुमार की चर्चा भी शुरू हो गई है, विभिन्न पार्टियों से पहुंचे हैं। और एक प्रिंस मिश्रा है। तो यह स्थिति है सुल्तानगंज की। जी, अब हम आगे बात करेंगे परिहार सीट की, सीतामढ़ी जिले के परिहार सीट की। जी देखिए, सीतामढ़ी का जो परिहार विधानसभा क्षेत्र है आलोक जी, यहाँ लालू यादव और तेजस्वी यादव की किस्मत जो है ना वह गच्चा दे देती है हर बार। मैं 2010, 2015, 2020 के चुनावी नतीजे को देख रहा हूँ कि कोई अपना ही किसी और से खड़ा हो जाता है और उसके कारण आरजेडी यहाँ हार जाती है। तेजस्वी यादव परिहार में इस कोशिश में लगे हैं, लालू यादव भी लगे रहे हैं कि हम A to Z की पॉलिटिक्स का परिचय परिहार में दें। ठीक है ना। और यह कोशिश शायद 2025 में भी जारी रहेगी। लेकिन हम नतीजे को देखते हैं 2010, 2015, 2020। तो A to Z की पॉलिटिक्स के तहत जब तेजस्वी यादव वैश्य उम्मीदवार सामने लाते हैं तो उन्हें वैश्य का मत तो मिल जाता है, मुसलमान का मत भी मिल जाता है, लेकिन यादव ही वोट देने में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं। और एक चुनाव में मुसलमान ने सामने से उम्मीदवार देखकर कंजूसी कर दी। अब देखिए ना 2020 का नतीजा। 2020 में गायत्री देवी, देखिए 2020 में भी गायत्री देवी बीजेपी की जीती, 2015 में भी बीजेपी से गायत्री देवी जीती, और 2010 में इनके पति रामनरेश यादव चूंकि सजायाफ्ता हो गए डुमरा वाले कांड में, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने विरासत को पत्नी की ओर बढ़ा दिया। तो यहाँ यादव बीजेपी का उम्मीदवार होता है और वैश्य जो है आरजेडी का उम्मीदवार होता है। तो अब देखिए 2020 में गायत्री देवी 73,420 मत लाकर चुनाव जीत गई बीजेपी की। और रितु जायसवाल, नाम तो जानते ही हैं। हाँ, लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, लोकसभा का चुनाव भी, देखिए किस्मत नहीं साथ दे रहा है। तो 71,851 मत लाकर यह चुनाव हार गई।
और कितने मतों से हारी? 1569 से। मतगणना का दिन याद होगा, बड़ा बवाल हुआ था कि जबरिया हराया जा रहा है। लेकिन जब हम समीक्षा करते उसके हैं, बाद की सीट की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें इसको लेकर और फिर जब बात हम होगी। समीक्षा करते हैं तो देखिए, जो हमने कहा ना कि अपने ही हरा देते हैं आरजेडी को, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ रही थी 2020 में, एक तीसरा मोर्चा बना हुआ था। तो अमजद हुसैन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें 9,968 मत आ गए थे और जीत हार 1,569 मतों से। नहीं तो आज विधायक होते, आज विधायक होती। हाँ, सांसद का चुनाव का तो बाद में बात बाद में है। तो 9,968 मत जो अमजद हुसैन को मिले थे, जाहिर तौर पर उसमें अधिक मत जो हैं वो मुसलमानों के रहे होंगे। अब 2015 में देखिए, गायत्री देवी, तो 2020 में अमजद हुसैन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार ने तेजस्वी को हरवा दिया। 2015 में पप्पू यादव की पार्टी की उम्मीदवार सरिता यादव ने रामचंद्र पूर्वे को हरवा दिया। 2015 में गायत्री देवी 66,388 मत लाकर चुनाव जीती। रामचंद्र पूर्वे 62,371 मत लाकर चुनाव हार गए। 4,017 मतों से जीत हार हुई। लेकिन पप्पू यादव की चाल 2015 में अलग थी। तो जनतांत्रिक पार्टी, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की उम्मीदवार हो गई थी सरिता यादव। टाइटल से स्पष्ट है जी। सरिता यादव को 8,005 मत मिल गए और रामचंद्र पूर्वे हारे 4,017 मतों से। आप 2010 में भी देख लीजिए। 2010 में गायत्री देवी जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी की, उनके पति रामनरेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें 32,987 मत आया और वह चुनाव जीत गए बीजेपी से। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे 28,769 मत लाकर चुनाव हार गए। कितने मतों से हारे? 4,218 से। 2010 में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ रहे थे। उस वक्त आरजेडी और लोजपा गठबंधन। हाँ, और कांग्रेस पार्टी ने पूरे बिहार में 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे चुनाव लड़ने में और 4 सीटें आई थी। तो यहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे मोहम्मद परवेज आलम, इन्हें मत आ गया 20,388। अब कांग्रेस के मोहम्मद परवेज आलम को किसका मत मिला होगा, समझ सकते हैं। और जीत हार 4,218 मतों से। तो अब देखिए, यह चुनावी इतिहास हमने आपको इसलिए बताया कि आप पहले को समझे रहिए, पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ाई सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के और अर्जुन राय आरजेडी के। रितु जायसवाल चुनाव लड़ने को चली गई थी शिवहर, वह खुद उम्मीदवार थी। तो यहां तेजस्वी यादव ने जिम्मा दे रखा था डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे को, और डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे से भी अधिक डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की बहू डॉक्टर स्मिता पूर्वे को, कि रितु जायसवाल उधर है, आप संभालिए। चूंकि 2020 में भी दावेदार थी, आपको तो कहानी याद है ना कि रितु जायसवाल को कैसे चुपके से बुलाकर सिंबल सुनील सिंह ने दिलवाया था। सब कुछ तो बिस्कोमान में ही सेट हुआ था ना। तो लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी के 6 विधानसभा क्षेत्रों में रामचंद्र पूर्वे को जिम्मेदारी दी गई, स्मिता पूर्वे को कमान सौंपी गई। तो परिहार ही ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा जहां देवेश चंद्र ठाकुर पिछड़ गए। बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों में लीड बना ली। हाँ, लेकिन परिहार विधानसभा क्षेत्र में अर्जुन राय को बढ़त मिली। देवेश चंद्र ठाकुर को 80,918 मत मिले और अर्जुन राय को 86,452 मत मिले। मतलब आरजेडी 5,534 मतों से। अब 2025 में क्या होगा? 2025 में बीजेपी से सिटिंग है गायत्री देवी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है लगातार जीत के बाद, समझे, एंटी इनकम्बेंसी है। और यहां जेडीयू भी दावा कर रहा है, क्योंकि जेडीयू को इस बात का गुस्सा है कि हम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीत गए और हम परिहार हार गए, वह भी देवेश चंद्र ठाकुर जैसे नेता। देवेश चंद्र ठाकुर आज पटना आए हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने उनके घर चले गए, जन्मदिन के दिन भी गए थे, आपको पता ही है देवेश चंद्र ठाकुर की शख्सियत क्या है, हैसियत क्या है। तो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जेडीयू के एक उम्मीदवार हैं भारत भूषण,
ठीक है ना, भारत भूषण, जिनके पिता रामजीवन शाह रहे थे, ठीक है, तो वह भी लगातार लगे, यह भी वैसे से आते हैं, यह भी वैसे से आते हैं। जेडीयू का लॉजिक किया है कि देखिए गायत्री देवी भले जीतती हैं, लेकिन यादवों का मत बहुत नहीं मिलता है। यादवों और तेजस्वी यादव यह मानते हैं कि यादवों का संपूर्ण मत नहीं मिलता, उसमें थोड़ा विभाजन हो जाता है, इसलिए कभी 1500 मत से कभी 4000 मत से चुनाव आ जाते हैं। तो यह स्थिति अब रहा आरजेडी का। तो आरजेडी में रितु जायसवाल की किस्मत लगातार दगा दे रही है, लेकिन वह महिला प्रकोष्ठ की भी हैं। तो अब रितु जायसवाल का क्या होगा? क्या तीसरी बार चुनाव लड़ेंगी? विधानसभा हारी, लोकसभा हारी, अब फिर से परिहार लड़ेंगी, या फिर रामचंद्र पूर्वे की बहू? रामचंद्र पूर्वे का सम्मान कितना करते हैं लालू यादव, आपको पता है? तेजस्वी यादव कितना करते हैं? प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, फिर जब सरकार बनी तो उपसभापति थे। हाँ, और अभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था तो केंद्रीय चुनाव प्राधिकारी रामचंद्र पूर्वे ही थे। तो रामचंद्र पूर्वे की जो पत्नी है स्मिता पूर्वे, डॉक्टर स्मिता पूर्वे, पीएचडी की हुई है, पढ़ी लिखी हैं, और लगातार देखिए पंचायतों का दौरा कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही वहां उन्होंने जन सुनवाई हेल्पलाइन नंबर चालू कर रखा है। तो यह, और यहाँ एक और है, ठेकेदार हैं। ठेकेदार तो जानते ही ना कि नेता बनने के लिए तैयार रहते हैं, होना ही चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए आपका, तब तो बिहार की स्थिति है। कोई संजय कुमार और सुनील हैं जो जिला परिषद भी है, वह भी दावा कर रहे हैं। तो यह स्थिति है। अब देखिए जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी, यहाँ पूर्व प्रमुख है इम्तियाज जावेद अख्तर उर्फ प्यारे, उन्होंने अपनी दावेदारी रखी है, और एक है अवधेश कुशवाहा। तो यह स्थिति है। देखिए अब यदि हम बीजेपी में कहेंगे खेलम खेला की बात, तो डॉक्टर वरुण कुमार हैं, आपको याद होगा 2019 में आरसीपी सिंह ने सीतामढ़ी से लोकसभा का टिकट दे दिया था, लेकिन बाद में सिंबल वापस करना पड़ा था। तो डॉक्टर वरुण आजकल बीजेपी में है, तो वह अपनी पत्नी को विधानसभा लाना चाहते हैं, और इस कोशिश में लगे हैं कि या तो सीतामढ़ी मिल जाए या फिर परिहार मिल जाए। तो यह सब कुछ चल रहा है। हाँ, चलिए, तो यह परिहार की स्थिति है। अब हम जरा अगली सीट पाते हैं, वो सीट है नालंदा की हिलसा। हम हिलसा सीट पर आएंगे, जहां पर पिछली बार 2020 में, जो अभी आपने कहा कि 1000 वोट 500 वोट से हार गए, सबसे कम वोट से हार जीत हुई हिलसा में। 12 वोट से शक्ति सिंह यादव, जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं मौजूदा समय में, वो चुनाव हार गए। यहाँ जेडीयू चुनाव जीत गई। अब देखिए, आपने कहा कि हिलसा, नालंदा का हिलसा, आपने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार का हिलसा। हाँ, और नीतीश कुमार हिलसा में डावाडोल स्थिति में है इस बार। नहीं, पहले भी देखिए 2020 का जिक्र आपने कर दिया, बिहार में सबसे कम वोटों से जीत हार हुई हिलसा में, 12 वोट से। और कहा यह जाता है, आरोप यह लगता है कि जबरिया सरकारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जेडीयू ने यह जीत हासिल कर दी। तो जबरिया का इस्तेमाल आपको करना पड़ा, तो दावाडोल स्थिति ही मानेंगे। जो कंफर्म सीट था वहां 12 वोट। हाँ, वहां 12 वोट से। और देखिए नालंदा, संपूर्ण नालंदा को नीतीश कुमार अपना ही मानते रहे हैं, और आरजेडी को स्पेस भी हिलसा में नीतीश कुमार ने ही दिया था। जब 2015 में महागठबंधन बना, तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में हिलसा की सीट जेडीयू की सीट थी। जेडीयू के ही उम्मीदवार वहां पहले के चुनावों में जीतते रहे थे, लेकिन यह सीट आरजेडी को दे दी गई। और शक्ति सिंह यादव, देखिए हिलसा में हम 2020 के नतीजे देखते हैं, तो जितने उम्मीदवार हैं सब उर्फ वाले हैं, पहले 3 उर्फ, ठीक है यादव। हाँ, ठीक है ना। तो 2015 में हिलसा में जीत का स्वाद आरजेडी ने चख लिया। नीतीश कुमार ने दिया। हाँ, नीतीश कुमार ने दिया। तो 2020 में कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, जेडीयू के उम्मीदवार, अब उनकी उम्र हो गई है 74 साल। इनके उम्मीदवारी पर मुझे संकट दिख रहा है सब में, कि इन्हें फिर से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 69 ईयर्स के थे, और इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार, और नालंदा का सवाल है, नीतीश कुमार आपको मालूम है बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। 61,848 मत लाकर चुनाव जीते थे, और अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव 61,836 मत लाकर 12 मतों से चुनाव हार गए थे। हमने कहा ना यहाँ उर्फ वाले हैं। कुमार सुमन सिंह उर्फ रंजीत डॉन भी कह सकते हैं, ये एलजेपी के उम्मीदवार थे, 17,471 मत लाकर।
यदि हम 2020 के चुनावी परिणाम से 2025 को विश्लेषित करें तो चिराग पासवान भी एनडीए में है, साथ चले गए। साथ चले गए। तो हम यह कह सकते थे कि हिंसा की लड़ाई बड़ी लड़ाई नहीं रही, अब आसान हो जाएगी। आसान लड़ाई जेडीयू के लिए हो गई है। लेकिन हम यह कहने की स्थिति में नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। इसलिए कहने की स्थिति में नहीं है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, नालंदा में जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार लगातार तीसरी बार चुनाव जरूर जीत गए। आपको पता है लोकसभा चुनाव में नालंदा की सीट महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि यह नीतीश कुमार का क्षेत्र है और यहां जीत बहुत मुश्किल है। वैसे आपको 2014 भी याद होगा जब सत्यानंद शर्मा बहुत ही कम मतों से चुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, कौशलेंद्र कुमार चुनाव जीते थे लेकिन बहुत ही कम मतों से। तो हमने कहा 2024-2020 के नतीजे को देखकर कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो बड़ी जीत की गारंटी हिल्सा में है या नहीं है। 2024 में पार्लियामेंट चुनाव में यह हुआ कि कौशलेंद्र कुमार को यह कह लीजिए बढ़त मिली ही नहीं। हिल्सा में 188 मतों की बढ़त, 188 मतों, नालंदा के हिल्सा में, नालंदा के हिल्सा लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में जब चिराग पासवान से लेकर सब कुछ साथ थे, मोदी जी सब लोग साथ थे। संदीप सौरभ माले के उम्मीदवार, वो भी आरजेडी से सीधी लड़ाई नहीं। संदीप सौरभ भी पटना जिले के रहने वाले, पालीगंज के विधायक, वो जाकर वहां से लड़ते हैं और हिल्सा में कौशलेंद्र कुमार जेडीयू को 69,764 मत मिले और संदीप सौरभ माले उम्मीदवार को 69,576, मतलब 188 मतों का अंतर। तो इसका आशय तो यह है ना कि हिल्सा फिर से कठिन सीट हो गया है, हिल्सा फिर से कठिन सीट हो गया है। और आरसीपी सिंह भी अब खेला बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। आरसीपी सिंह चले गए जनसुराज की ओर। जिस तरीके से पढ़े लिखे लोग, वर्किंग क्लास, या जो लोग कह रहे हैं बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं, जिन्हें सत्ता में थकान दिख रही है, यदि वैसे लोगों का मत इधर उधर हुआ तो सबसे अधिक नुकसान जेडीयू को ही होना है। और प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, बार बार करेंगे, प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि 25 सीटें, 25 से 26 नहीं होगा जेडीयू का, तो 25 से 26 नहीं होना है तो नालंदा में भी नुकसान होना है। तो ये स्थिति जो है, हिल्सा एक चैलेंजिंग है, हिल्सा एक चैलेंजिंग है, ठीक है ना। तो शक्ति सिंह यादव तो आप आरजेडी के कंफर्म उम्मीदवार मान लीजिए। अब जेडीयू में चूंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, ये जो प्रेम मुखिया हैं, खुद भी 12 वोट से जीते, सरकार जीती थी, और लोकसभा चुनाव में भी यह बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, पार्टी की भर पिटवा दी। हाँ, पार्टी की भर पिटवा दी। तो नीतीश कुमार अब क्या फैसला करते हैं यह देखने की बात होगी। आपको इसका भी ख्याल रखना होगा कि हिल्सा से ही राजू रणबीर भी आते हैं और वह भी लगातार लगे ही हुए हैं पप्पू यादव के साथ, लेकिन उनकी चिंता भी है कि कब तक केवल झंडा उठाते रहेंगे। यदि अब अभी कुछ नहीं किया तो प्रशांत किशोर को भी हिल्सा में एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। मैं राजू दानवी की नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रशांत किशोर को 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है। और यह बात सही है कि उन्हें सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक से अधिक उम्मीदवार मिले हुए हैं, लेकिन राजू दानवी लड़ गए, राजू दानवी जैसे दूसरे लोग और भी लड़ गए। यदि वहां 2-3 कुर्मी लड़ गए तो जेडीयू का बंटाधार हो गया, जेडीयू का बंटाधार हो जाएगा। हाँ, तो यह बात समझने की है, बात समझने की। चलिए हम अपने अंतिम सीट पर आते हैं, रोहतास जिले की ओर चलते हैं। इधर बहुत हम लोग घूम लिए, अब थोड़ा उधर भी चलते हैं। रोहतास चलते हैं, रोहतास के करगहर सीट पर हम चलते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा, आपके पोस्ट में मैंने देखा था, वशिष्ठ सिंह अपने भाई को डोनेट कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में काफी सराहनीय पहल थी, वहां के विधायक भी रहे। देखिए करगहर रोहतास में, और देखिए यहाँ 2 कुर्मियों की लड़ाई में 2020 में एक ब्राह्मण देवता चुनाव जीत गए, गिरीश मिश्रा के बेटे संतोष कुमार मिश्रा, ठीक है ना। और हमें 2020 का चुनाव बहुत अच्छे से याद है, ठीक है ना। मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष थे, जो महागठबंधन के नेता थे ना, कुछ कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे कांग्रेस का नेतृत्व विश्वास ही नहीं करता था कि वहां हम चुनाव जीत रहे हैं, जीत गए। लेकिन हाँ, देखिए जैसे करगहर था, जैसे खगड़िया था, जैसे जमालपुर था, वहां कांग्रेस के नेताओं को ही भरोसा नहीं था कि हमारा उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है।
लेकिन जब नतीजे आए तो चुनाव जीते हुए थे। जी। तो करगहर में 2020 को देखिए, संतोष कुमार मिश्रा कांग्रेस के 59,763 लाकर चुनाव जीते और वशिष्ठ सिंह जेडीयू के उम्मीदवार नीतीश कुमार के साथ बहुत लंबे अरसे से हैं कार्यकर्ता के रूप में, 2015 में चुनाव भी जीते थे। तो यह 55,680 मत लाकर चुनाव हार गए। और यहां जो हार मिली वह किसके कारण मिली? वह हार मिली उदय प्रताप सिंह के कारण। वशिष्ठ सिंह भी कुर्मी, उदय प्रताप सिंह भी कुर्मी। उदय प्रताप सिंह को रामधनी सिंह के बेटे, रामधनी सिंह कभी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, बहुत ही स्वच्छ छवि वाले, समझे, और जेडीयू के ही थे, बहुत प्रतिष्ठा है उनकी। तो उदय प्रताप सिंह बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बन गए, 47,321 मत लाया और 4,083 मतों से वशिष्ठ सिंह चुनाव हारे। राकेश कुमार सिंह एलजेपी के उम्मीदवार थे। यह भी आपको पता ही है कि जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने की कसम खा ली थी 2020 में चिराग पासवान ने। तो राकेश कुमार सिंह को 16,988 मत आ गए थे। यह 16,988 मत नहीं आता तब तो वशिष्ठ सिंह चुनाव जीते ही हुए थे। 5,000 से बोल। हाँ, 2015 में देखिए वशिष्ठ सिंह चुनाव जीते, उस समय तो महागठबंधन था, लालू नीतीश साथ थे, 57,018 मत लाकर। और वीरेंद्र कुमार सिंह, यहाँ देखिए जब हम बात करते हैं शाहबाद ना, तो वहां उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर होते हैं, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर होते हैं। तो वीरेंद्र कुमार सिंह आरएलएसपी के उम्मीदवार थे, मतलब एनडीए में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा को लड़ने के लिए दी गई थी। 44,111 मतों से मत हासिल कर चुनाव हारे थे, 12,907 मतों से। आलोक कुमार सिंह जो अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो गए हैं और दिनारा की तैयारी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने दिनारा में वीटो लगा दिया है कि नो राजेंद्र सिंह, नो जय कुमार सिंह, टिकट आलोक सिंह को, क्योंकि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव हारे, हारना ठीक है, चुनाव में जीत हार लगी रहती है, लेकिन जिस तरीके से राजपूत नेताओं ने साथ छोड़ा था, उसमें आलोक सिंह ही अकेले ऐसे थे जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े थे। इनके भाई संतोष सिंह बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, आपको पता ही है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्राथमिकता सेंट्रल लीडरशिप को बता दी है कि देखिए, हमको शाहबाद में जो कुशवाहा राजपूत एका खत्म हुआ है उसे हमें स्थापित करना है, और इसे स्थापित करने के लिए हमें शाहबाद और भोजपुर, मतलब शाहबाद ही मूल रूप से मान लीजिए, वहां मतलब रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद, रोहतास औरंगाबाद ही मान लीजिए, यहाँ एक कुशवाहा और यहाँ एक राजपूत को लड़ाना एकदम आवश्यक है। तो आलोक सिंह अब आरएलएसपी में है, मतलब आरएलएम है अब। तो हमने 2015 का बताया कि 12,907 मतों से वशिष्ठ सिंह चुनाव जीते थे। 2010 में रामधनी सिंह जेडीयू वाले, जो उदय प्रताप सिंह के बेटे, 54,190 मत लाकर चुनाव जीते थे। और एलजेपी के 2010 में आरजेडी एलजेपी का गठबंधन था, शिवशंकर सिंह 40,993 मतों से लाकर चुनाव हार गए थे। तो अब देखिए 2025 में बात पहले यह कह ले कि कांग्रेस से तो संतोष कुमार मिश्रा लड़ेंगे ही लड़ेंगे, आरजेडी से बहुत दावेदारी नहीं हो रही है, ठीक है, हाँ सिटिंग सीट है। और मतलब उधर आप जानते ही कि भोजपुर में राहुल तिवारी जीतते हैं, सिंबॉलिक है ब्राह्मण में, और यहाँ रोहतास में कांग्रेस से संतोष कुमार मिश्रा, और तेजस्वी यादव A to Z पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अब लेकिन समस्या ये है कि जेडीयू में वशिष्ठ सिंह की दावेदारी बनी हुई है, लेकिन दिनेश राय ने आईएएस की नौकरी से बीआरएस ले लिया। मुख्यमंत्री के आप सचिव रहे, फिर डीएम रहे, भूमि सुधार विभाग में सचिव हुए, प्रमोशन पाकर के, तो अब उन्होंने बीआरएस ले लिया, बीआरएस मंजूर भी हो गया। और बीआरएस इसीलिए लिया है कि उन्हें करगहर लड़ना है, करगहर लड़ना है। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार पुराने सिपाही को कि नए अधिकारी को किसे मौका देते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन इन दोनों में जिसका भी चयन हो, ठीक है, यदि वशिष्ठ सिंह को टिकट नहीं मिलता है तब भी वो लड़ जाएंगे, दिनेश राय को टिकट नहीं मिलता है तब भी वह किसी रास्ते को तलाशने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उदय प्रताप सिंह, हमने कहा कि इनके पिता रामधनी सिंह की छवि, तो क्या उदय प्रताप सिंह फिर से बीएसपी के उम्मीदवार होंगे, फिर गेम चेंजर होंगे, और इस गेम चेंज में या फिर वह जनसुराज की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन एक गेम चेंजर पॉलिटिक्स
रोहतास में प्रशांत किशोर ने भी कर दी है। आपने देखा कल ही उनकी पार्टी में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार सिंगर रितेश पांडे शामिल हुए हैं। रितेश पांडे सिंगर के रूप में दूसरे पवन सिंह हैं। हर गाना 20 करोड़ 30 करोड़ और उनकी जो फैन फॉलोइंग है। तो रितेश पांडे का जब परिचय कराया जा रहा था कल प्रशांत किशोर की ओर से, तो कहा जा रहा था कि ये करगहर से है। तो क्या करगहर से चुनाव लड़ाने के लिए प्रशांत किशोर तैयार है? वैसे हमारी जानकारी यह है कि रितेश पांडे भभुआ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भभुआ में अभी आरजेडी की जीत है, भरत बिंद जीते हुए, रिंकी रानी पांडे हार गई थी। रिंकी रानी पांडे को टिकट नहीं देना तो इधर उधर समायोजन किया गया है। वीरेंद्र कुमार सिंह तो खैर तीसरे नंबर पर थे आरएलएसपी से। तो यदि रितेश पांडे करगहर लड़ते हैं तो फिर 2 ब्राह्मण, 2 कुर्मी या 3 कुर्मी, तो करगहर जो है ना वह लिपट गया है। अब यह जो लिपटा हुआ है वह डब्बा जो बंद है अभी, जिसके भीतर कई लोग कूद रहे हैं, बाहर कौन निकलता है, किधर से निकलता है, यह देखने की बात, ये देखना होगा। इन चारों सीटों पर हमने बात की है। इस पूरे वीडियो को आपने आराम से सुना है, समझा है। आगे और विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे। कई जगहों पर पासा पलट भी सकता है, कई जगहों पर नए दावेदार आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नए दावेदार आ सकते हैं। कहानी कभी बदल सकती है। हाँ बिल्कुल, और जरूरी नहीं है कि देखिए सिटिंग सीटें भी कई जगह पर कटती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सही है, राजनीति है, यहाँ सब कुछ संभव है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आपने क्या कुछ पाया, क्या कुछ सही रहा, और भी कुछ आप जानकारी देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। बहुत धन्यवाद।